नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पंचायत चुनाव को लेकर गांव में बढ़ने लगा चुनावी पारा, दोबारा से होगा पदों का आरक्षण। हाईकोर्ट की ओर से सरकार को क्लीन चिट मिलने के बाद पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से जून जुलाई महीने में यह चुनाव करवाए जा सकते हैं। चुनाव सिंबल पर होंगे या नहीं, इस बात का फैसला राजनीतिक दलों की ओर से नहीं किया जा सका है। सरकार के 50% महिलाओं व 8% BC A कैटेगरी के लिए आरक्षित करने के बाद आरक्षण का ड्राफ्ट पुनः किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित मानदंड के मुताबिक आरक्षण किया जाएगा। चुनाव को लेकर गाँव में पुनः सरगर्मियां तेज होने लगी है। सरपंच पद के दावेदार मतदाताओं की अवगत करने लगे हैं। गर्मी के साथ ही चुनावी पारा चढ़ने लगा है। चुनाव को लेकर मतदाता सूची अपडेट करने सहित तमाम प्रकार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मौसम अपडेट। देश के उत्तरी राज्यों में गर्मी तोड़ रही है रिकॉर्ड, जानिए कहां तक पहुंच सकता है तापमान। वर्तमान समय में संपूर्ण मैदानी राज्यों विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, NCR व दिल्ली में भीषण गर्मी व प्रचंड हीट वेव यानी लू का आगाज जारी है, जिसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी जारी हो रही है, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके में आमजन भीषण उमस भरी पसीने वाली गर्मी से परेशान है। संपूर्ण हरियाणा, NCR, दिल्ली में आग उगलती गर्मी व प्रचंड हीट वेव लू का चौथा दौर जारी है। इस साल भीषण गर्मी का पहला व दूसरा दौर मार्च में रहा, जिसकी वजह से 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अप्रैल में भीषण गर्मी का तीसरा दौर रहा और 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मई में भीषण गर्मी रिकॉर्ड बनाने के लिए आतुर है। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है। इस तूफान का प्रभाव से देश के पूर्वी तट वाले राज्यों में आने वाले दिनों में भारी बारिश व तेज हवाओं की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक होने की संभावना बन रही है। रविवार को हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में हरियाणा व NCR, दिल्ली में भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव यानी लू का आगाज जारी रहेगा। हरियाणा में उद्योगों और कृषि क्षेत्र को मिलने वाली बिजली में 10 मई से होगी कटौती। हरियाणा में बिजली की भारी डिमांड को देखते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम व उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने इंडस्ट्रियल फीडर में 8 घंटे कटौती करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र को भी 3 ग्रुपों में बांटकर उन्हें 8 घंटे के बजाय 5 घंटे बिजली दी जाएगी। बिजली की फाल्ट न आए, इसको लेकर DHBVN द्वारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रात 8 बजे से लेकर 4 बजे तक बिजली बंद रखी जाएगी। इसके बाद एक दिन छोड़कर फिर कट लगेगा। यह कटौती 10 मई से आरंभ होगी। 11 मई को BVN में इंडस्ट्रियल एरिया में रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कट रहेगा। यहाँ भी एक दिन छोड़कर यही शेड्यूल दोहराया जाएगा। निगम ने कृषि क्षेत्र को 3 ग्रुपों में विभाजित किया है। इनमें पहले ग्रुप में सुबह 4 बजे से 9 बजे तक बिजली रहेगी, दूसरे ग्रुप में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक व तीसरे ग्रुप में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बिजली रहेगी, ताकि किसान ट्यूबवेलों से अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा ने हरियाणा में कृषि क्षेत्र को मिलने वाली बिजली में कटौती की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बिजली की कटौती इस बुआई के समय में किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। भाजपा जसपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज प्रदेश का किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। सरकार किसानों को पूरी बिजली उपलब्ध कराए। किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि बीमा कंपनियों ने जारी की दूसरी और तीसरी किस्त, शीघ्र मिलेगा बकाया क्लेम। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने रविवार को भिवानी जिले के अनेक गांवों का दौरा किया और अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर भिवानी जिले के किसानों की बीमा क्लेम की 300 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करवा दी गई है। बीमा कंपनियों ने किसानों के फसली मुआवजे की लगातार तीसरी किस्त जारी कर दी है। दूसरी किस्त की राशि किसानों के खाते में डाल दी गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही किसानों को और बीमा राशि की अगली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल 2021 में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी ने किसानों के खाते में राशि भेजनी आरंभ कर दी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने भी बीमा कंपनियों से अलग अलग आम किसानों के लिए जिनका बीमा नहीं था, उनके लिए भी 127 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी कर दी है। मंत्री JP दलाल ने कहा कि किसानों की बीज से लेकर बाजार तक की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार कुशलता से वहन कर रही है। हर खेत को पानी देना और किसान को समृद्ध बनाना सरकार का मुख्य मकसद है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और पशु किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि खेती की पैदावार के साथ साथ दुग्ध उत्पादन व पशुपालन को बढ़ावा मिलना भी किसान की खुशहाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। RTI के दायरे में आएंगे निजी स्कूल, हाईकोर्ट के आदेश, देनी होगी मांगी गई जानकारी। हरियाणा प्रदेश के सभी निजी स्कूलों पर अब जन सूचना अधिकार कानून लागू होगा। शिक्षा अधिनियम 134A के तहत गरीब वर्ग के छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने के मिशन में जुटे हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद का कहना है कि पहले कोई भी आमजन निजी स्कूलों पर RTI एक्ट के तहत कोई भी सूचना मांगते थे तो निजी स्कूल यह जवाब देते थे कि वे RTI एक्ट के अधीन नहीं है, इसलिए सूचना देने से मना कर देते थे। यह मामला राज्य जन सूचना आयुक्त के समक्ष उठाया गया तो आयुक्त ने स्पष्ट किया
कि प्रदेश के सभी निजी स्कूल जन सूचना अधिकार कानून के तहत सूचना देने के लिए बाध्य हैं और ऐसा एक मामला साल 2019 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा था, जिस पर न्यायालय ने आदेश दिया था कि प्रदेश की सभी सोसाइटी जन सूचना अधिकार के दायरे में आती हैं और सभी निजी स्कूल सोसाइटियों के अधीन चल रहे हैं और उसी आधार पर निजी स्कूल भी जन सूचना अधिकार के तहत सूचना देने के लिए बाध्य हैं। निजी स्कूलों ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले में गत दिवस उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अधिवक्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों की याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, जिस पर निजी स्कूलों ने अपनी याचिका वापस ले ली और उसी आधार पर अब निजी स्कूल आरटीआई के दायरे में शामिल हो गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी स्कूल से संबंधित सूचना आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ले सकता है। निजी स्कूल सूचना देने से मना नहीं कर सकते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने साल 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार ने 9200 करोड़ रुपए के राजस्व को संग्रहित करने का लक्ष्य रखा है। हमने पिछले साल लगभग 6400 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहित किया था, जो कि इस साल बढ़कर 7938 करोड़ रुपए हो गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के मामले में कई राज्यों से छोटा है, लेकिन जीएसटी संग्रहण से पूरे देश में 5वें स्थान पर रहा है। इस वर्ष हमारा जीएसटी संग्रहण 16% बढ़ा है। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि हरियाणा में 30 करोड़ की लागत से जीएसटी कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बल देकर उसे अपग्रेड किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस के साथ 25 एकड़ भूमि में एक हेली हब बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जो कि 4 धाम यात्रा व B2B जैसे कार्यों को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग करेगा और इससे कनेक्टिविटी में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि यह हेली हब एनसीआर में अपनी तरह का सबसे बड़ा हेली हब होगा। इस हेली हब के बनने से जहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के बोझ कम होगा, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर मरम्मत व रख रखाव के काम का भी विकल्प रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पटवार खानों व तहसीलों को अपग्रेड किया जाएगा और पटवारियों को डिजिटाइजेशन करके उन्हें सुसज्जित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फसल खराबे के मामले में हरियाणा सरकार जल्द ही एक अहम कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत किसान अपनी फसल के खराबे के संबंध में रिपोर्टिंग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भेज सकेगा और उसकी जानकारी अपलोड कर पाएगा, जिसके उपरांत संबंधित पटवारी जाँच करेगा, जिससे समय की भी बचत होगी। सेना भर्ती न होने पर युवाओं ने जगह जगह लगाया जाम, सरकार का पुतला फूंककर किया प्रदर्शन। पिछले 3 सालों से सेना की भर्ती ओपन नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि युवाओं में रोष बढ़ता जा रहा है। रविवार को पूरे प्रदेश में युवाओं ने कहीं जाम लगाया तो कहीं पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं जींद जिले में सेना की भर्ती करवाने तथा भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को 2 साल की छूट देने की मांग को लेकर जिले में 5 स्थानों पर आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जींद पटियाला नेशनल हाईवे नरवाना में विश्वकर्मा चौक के सामने नरवाना पटियाला नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर रोष भी जताया गया। आर्मी में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं ने गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन इलाके के अधिकारियों के सौंपे। पूर्व सांसद एवं आप नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। प्रदेश का युवा वर्ग हताश और निराश हो चुका है। सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के अपने सरकार की गलत नीतियों के कारण अधर में लटके हुए हैं। सेना की भर्ती न खुलना चिंतनीय है और इससे कोरोना काल में हुए ओवरेज युवाओं को आयु सीमा में छूट देते हुए भर्ती का एक मौका और दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ युवाओं ने आर्मी भर्ती रैली करने, आयु में 2 वर्ष की छूट देने, नेवी में ऑनलाइन परीक्षा में सबको अवसर देने, वायुसेना के एनरोलमेंट तथा रिजल्ट जारी करने की मांग से संबंधित ज्ञापन चौकी प्रभारी को संबंधित जिलों में सौंपे गए। वाटर रिचार्ज बोरवेल लगवाने के लिए अब किसान ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि वाटर रिचार्ज बोरवेल लगवाने के लिए किसान अब ऑनलाइन प्रणाली से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को सिंचाई विभाग की वेबसाइट hid.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सरकार की तरफ से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की तरफ से सभी अधिकारियों को इस पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण करवाने के लिए जागरूक करेंगे। इस जागरूकता अभियान में किसानों को पंजीकरण करने की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि व पशुपालन के लिए अब किसानों को मिलेगा बिना गारंटी के 1,60,000 रुपए का ऋण। किसानों की बीज से लेकर बाजार तक की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार कुशलता से वहन कर रही है। हर खेत को पानी देना और किसान को समृद्ध बनाना सरकार का मुख्य मकसद है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और पशु किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की गई है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चरखे दादरी के गाँव चांदवास में किसानों को पशुपालन के लिए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ड वितरित करते हुए जानकारी दी। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर
12 गाँव के 325 किसानों को लगभग 5 करोड़ की राशि के कृषि व पशुपालन के लिए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की सहायता से किसान अपने घर या खेत में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि आसानी से पाल सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और इसी समय पर चुकाने पर 3% ब्याज का अनुदान भी दिया जाता है। इस कार्ड पर 1,60,000 रुपए तक का लोन बिना प्रतिभूति के लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में आज के दिन सबसे अधिक लोन PKCC यानी पशु किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ही दिया जा रहा है। PGI में क्लेफ्ट क्लिनिक शुरू, बच्चों के जन्म से कटे होंठ और तालू का होगा इलाज। PGI MS की OPD में क्लेफ्ट क्लिनिक शुरू हो गया है। यहाँ बच्चे के जन्म से कटे होंठ या फिर कटे हुए तालू का इलाज होगा। OPD के कमरा नंबर 211 में हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को दोपहर 12 बजे तक यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। खास बात यह है कि बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स, स्पीच थेरेपिस्ट, ओरल सर्जरी व शिशु रोग विभाग के चिकित्सक एक साथ बैठेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा मरीज को ये होगा कि बच्चे के इलाज के लिए अलग अलग विभाग में जाँच करवाने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि हर महीने 15 से 20 मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं जिन्हें होंठ और तालू कटा होने की शिकायत है। डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि ऐसे मरीजों की युवा अवस्था तक कम से कम 4 से 5 सर्जरी होनी है। जिन बच्चों के होंठ कटे होते हैं उनकी पहली सर्जरी 3 महीने के होने पर, तालू कटा होने पर सर्जरी 1 साल की उम्र होने पर, मसूड़ों की सर्जरी 8 से 10 साल की आयु होने पर व नाक व जबड़े की सर्जरी 13 से 14 साल की उम्र होने के बाद की जाती है। आज हरियाणा आएंगे JP नड्डा, 1000 बाइकों के काफिले से होगी अगुवाई, हेलीकॉप्टर से बरसाए जाएंगे फूल, स्कूल व बाजार बंद रखने के आदेश जारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के अभिनंदन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन से SD कॉलेज तक चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज खुद तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ड्यूटी में जुटे अधिकारियों से साफ कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। 1000 मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ नड्डा को नागरिक अस्पताल में अटल कैंसर केयर सेंटर तक लाया जाएगा। इस दौरान पूरे काफिले पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की जाएगी। इसके लिए 5 क्विंटल फूलों का ऑर्डर देने की बात कही जा रही है। खुली जीप में CM मनोहर लाल खट्टर व गृह मंत्री अनिल विज के साथ नड्डा सवार होकर समारोह स्थल तक पहुंचेंगे। मोटरसाइकिलों के काफिले के पीछे खुली जीप में सभी नेता सवार होंगे। बता देंगे JP नड्डा यहां अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेगी वित्तीय सहायता, यहां कर सकते हैं आवेदन। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे यह प्रक्रिया और अधिक सरल एवं आसान हो जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक राशि की सहायता सीधे आवेदक या फिर लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अब आवेदक अपनी PPP ID के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, OPD बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करके मुख्यमंत्री राहत कोष यानी CMRF से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मिड डे मील योजना, अब स्कूलों में बच्चों को मिलेगा दोपहर का भोजन। कोरोना संक्रमण के चलते बंद था। स्कूलों में अब विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन करवाया जा सकेगा। कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के बाद इसे शुरू करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन बजट के कारण इसमें अड़चन आ रही थी। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से मिड डे मील योजना स्कूलों में बंद थी। शिक्षकों द्वारा घर घर जाकर विद्यार्थियों को सूखा राशन बांटा जा रहा था। अब स्थिति सामान्य होने के बाद ये योजना फिर से शुरू कर दी गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए एक पत्र जारी कर दिया गया है। आदेश मिलने के बाद मिड डे मील प्रभारी इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। राज्य के मॉडल संस्कृति स्कूलों में दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को एक और मौका दिया है। जो विद्यार्थी दाखिले से वंचित रह गए थे वे अब 10 मई तक फॉर्म भरकर रिक्त सीटों पर दाखिला ले सकते हैं। शुक्रवार को पत्र जारी करके विभाग की ओर से दाखिले की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है। ऐसे में इच्छुक विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं। रोहतक कॉलेज जॉब्स, रोहतक में आई अनेक पदों पर भर्ती। 8वीं पास से लेकर स्नातक उम्मीदवार के नए आवेदन। इंडस कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक द्वारा विभिन्न टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट अथवा संविदा आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मई 2022 है। लाइब्रेरियन के पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। वहीं चौकीदार के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार
8वीं पास होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट के पदों पर भेजने वाले उम्मीदवार विज्ञान विषय सहित 10वीं पास होनी चाहिए तथा उन्हें निम्न पदों पर कार्य का 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्टोर कीपर उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए तथा उन्हें स्टोर संभालने का 1 साल का कार्य अनुभव मांगा गया है। वहीं चपरासी आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी की बात करें तो आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार को पढ़ना लिखना आना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 साल है, वहीं अधिकतम आयु 42 साल तय की गई है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू तथा दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। अगले 24 घंटों में तेज चक्रवात में बदलेगा आसानी। ओडिशा बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार झारखंड में भी अलर्ट हुआ जारी। साल के पहले चक्रवाती तूफान आसानी के अगले 24 घंटों में और तेज होने की आशंका जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD का कहना है कि यह तूफान उत्तर पश्चिमी दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। यह विशाखापत्तनम से दक्षिण पूर्व दिशा में 970 किलोमीटर और 1020 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं पुरी से दक्षिण पूर्व दिशा में है। यह साइक्लोन ने शनिवार को अंडमान सागर से बंगाल की खाड़ी में एंट्री की है, जिसके बाद मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने ओडिशा और बंगाल में आंधी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 10 मई को ओडिशा के पुरी गंजाम के समुद्री तटों से तूफान टकरा सकता है। IMD ने बताया कि तूफान के दौरान हवा की स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इधर बिहार झारखंड के कुछ जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तूफान की स्पीड अधिक रहने पर खतरा हुआ तो लोगों को तुरंत दूसरी जगह ले जाया जाएगा। आने वाले कुछ घंटों में तूफान का डायरेक्शन बदल भी सकता है और यह ओडिशा के बजाय बंगाल के किसी समुद्री तट से टकरा सकता है। चक्रवाती तूफान आसानी का असर ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने इन राज्यों के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आसानी इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है, जबकि मई 2021 में साइक्लोन यास ने बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में कहर बरपाया था। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।